नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। और जोश तो हाई होगा। भारत और चीन के बीच में जैसा माहौल है उसमें सबका जोश जो है वो हाई होना ज़रूरी है, ताकि हमारे सेना को भी हमारे जोश से ताकत मिले और सब लोग मिलकर जो है चाइना का बहिष्कार करें और चाइना को सबक सिखाएं, इस प्रकार कि अगली बार से वो पीठ में छुरा घोंपने से पहले 100 बार क्या 1000 बार सोचें। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने अपने वीडियो में देखा था भारत चीन संबंध के बारे में, जो कि 1947 से लेकर के 1980 तक के घटनाक्रम हम लोग देख चुके थे। उसके बाद का घटनाक्रम हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो 1981 में जो है सीमा समस्या को अलग रखकर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के संबंध जितने भी हैं उनका विकास करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, धीरे धीरे करके जो है 1980 के दशक के बाद जो है पूरा का पूरा जो है माहौल बदल रहा था और चाइना भी जो है वो सोचने लगा था कि भाई अब भारत धीरे धीरे विकास कर रहा है और इसके साथ जो है संबंधों को सुधारने में ही भलाई है। तो इस प्रकार से सीमा विवाद का मामला जो है वो चलता रहा, कि उसको साइड में रख दिया गया, वो सुलझाया नहीं गया, लेकिन बाकी सभी जो संबंध थे, सभी प्रकार के संबंध, उनमें सुधार करने की कोशिश जरूर की। तो उसी क्रम में फिर 1983 में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कला एवं खेल कूद के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर सहमति जताई गई। ठीक, उसके बाद फिर 1986 में हम लोग देखते हैं तो राजीव गांधी जो है वो नेहरू के पश्चात चीन जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हमारे बने। ठीक, और उस समय भी जो है द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार हुआ और बहुत सारे जो है समझौते किए गए। नेक्स्ट देखते हैं तो 1991 में ली पेंग भारत की यात्रा पे आए और उन्होंने भी जो है आपसी संबंध बढ़ाने पर बल दिया और उन्होंने जो है नरसिम्हा राव को आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण पर नरसिम्हा राव जो है 1993 में चीन की यात्रा पर गए और वहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर समझौता हुआ था। नियंत्रण रेखा पर पूर्ण शांति बनाए रखने पर सहमति जताई गई और इस संबंध में एक विस्तृत समझौता हुआ था 1993 में, जिसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1996। इस समय जियांग जेमिन जो कि वहाँ पर रक्षा आयोग के और योजना आयोग के चाइना में प्रमुख थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और चीन की जो साम्यवादी सरकार थी उसके प्रमुख भी, चीन में साम्यवादी जो दल है उसके प्रमुख भी थे। ठीक है, तो वो भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने जो है उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ था कि LAC के साथ ही सैनिक क्षेत्र में भी विश्वास बहाल करने संबंधी समझौता इसको कहा जाता है। कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत और चाइना के बीच में, एक्चुअली वो डिफाइंड नहीं है। भारत अपने तरफ से मानता है और चीन अपने तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, लेकिन इस समय समझौता ये हुआ था कि LAC केवल LAC ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सैनिक क्षेत्र में जो है सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाल किया जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर चलते हैं 1998 में। तो भारत के द्वारा जो है इस समय परमाणु परीक्षण किया गया था। अब जानते हैं कि 3 परमाणु विस्फोट हम लोगों ने किया था उस समय पोखरण में। उस समय प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उस समय जो है चीन ने इसका विरोध किया और जब UN में भारत के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया था तो चाइना ने उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था और भारत के विरुद्ध जो है थोड़ा बहुत दुष्प्रचार भी फैलाया, जैसा कि 1974 में फैलाया था। और फिर जो है उसने मांग की कि भैया आपको जो है CTBT पर साइन करना होगा। ठीक, तो उस समय भारत का विरोध थोड़ा बहुत किया चीन ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध के दौरान, अब जैसे यहाँ पर 1998 में जब चाइना ने विरोध किया तो हम लोगों ने सोचा था कि भाई अब जो कारगिल युद्ध है तो इसमें जो है पाकिस्तान की मदद ज़रूर करेगा चीन, लेकिन चीन ने प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मदद नहीं की और हमारे उम्मीदों के विपरीत चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि कारगिल से अपने सैनिकों को वो हटा ले या फिर पीछे कर ले। ठीक है, तो इस समय हमारी उम्मीदों के विपरीत जो है
चाइना खड़ा उतरा था और उसने कोई भी मदद पाकिस्तान की नहीं की थी। 2003 से लेकर के 2005 का क्रम देखें तो भारत चीन में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए जो है बातचीत आगे बढ़ने लगी थी, ठीक है। और इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अपने चीन के काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करने लगे थे कि भारत और चीन के बीच में मुक्त व्यापार का क्षेत्र स्थापित किया जाए। और इस बारे में जो है आपका एक जॉइंट स्टडी ग्रुप भी स्थापित करने की बात वहाँ पर की गई थी, जो कि व्यापार के क्षेत्र में जॉइंट स्टडी ग्रुप होगा और वो दोनों देशों के बीच में व्यापार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए इस पर अध्ययन करेगा। इस समय तक सिक्किम के मामले में भी चीन के रुख में बदलाव हो चुका था और 2003 से 5 के बीच में जो है वो धीरे धीरे करके मानने लगा कि सिक्किम जो है वो भारत का राज्य है, ठीक है, और भारत का अंग है। तो 2005 में जो है वो मेनली मान गया था पूरी तरह से, मतलब लिखित तौर पर मान गया था कि भाई सिक्किम जो है वो भारत का ही राज्य है और उसमें चीन जो है कोई हस्तक्षेप करना बंद कर दिया उसके मामले में, ठीक। नेक्स्ट 2006 में आते हैं तो 2006 में 44 वर्षों के बाद 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा जो है उसको खोल दिया गया, ठीक है, ताकि सिक्किम के साथ व्यापार जो है वो आसानी से हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट है आपका 2007-8। तो 2007 और 8 में भारत और चीन के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुए, ठीक है, मतलब कि जो दोनों देशों की सेनाएं थी उनके बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू हुआ जिसका नाम था हैंड इन हैंड, ठीक है। और 2007 में जो है ये हुआ था आपका कुनमिंग चाइना में हुआ था और 2008 में जो है वो बेलगाम भारत में हुआ था। उसके बाद बहुत बार ये अभ्यास हुआ है लेकिन उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2014 में शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की थी और उसके बाद फिर जो है 2015 में मोदी जी की चीन यात्रा हुई थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि भैया मोदी जी जो है वो बहुत बार चीन जा चुके हैं, लगभग 8 बार अब तक जो है वो चीन जा चुके हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और शी जिनपिंग भी जो है वो 2 बार भारत आ चुके हैं। और इसके अलावा जो है दोनों देशों के बीच में आपकी अनौपचारिक वार्ता भी जो है हो चुकी है 2018 और 2019 में। एक बार मोदी जी वहाँ गए थे और एक बार जो है शी जिनपिंग यहाँ आए थे। तो उस दौरान जो है बहुत सारे समझौते भी हुए थे जिसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में वो परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी नहीं है, तो उस पर हम लोग ध्यान अगर ना दें तो भी चलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत चीन संबंधों के अन्य आयाम, जिसमें हम लोग देखेंगे पंचशील समझौता के बारे में, तिब्बत विद्रोह के बारे में, सिक्किम के विलय के बारे में, और फिर सांस्कृतिक संबंध, रक्षा संबंध, व्यापार तथा वाणिज्य, चीन में भारतीय समुदाय और विश्वास बहाली के उपाय तथा समझौतों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत चीन संबंधों में तनाव के बिंदु, जिसमें कि आपके तिब्बत समस्या है जो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं और देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा, उसके बाद लद्दाख में क्या समस्या है वो देखेंगे, जहाँ पर अभी भी समस्या हुई है, गलवान घाटी लद्दाख में ही समस्या हुई है अभी जो वर्तमान की समस्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नीति क्या है, उसके बाद सिल्क रूट परियोजना क्या है चीन की, ठीक है। उसके बाद OBOR के बारे में भी हम लोग देखेंगे, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के बारे में, जो कि आपका POK से होकर के जा रहा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग 2017 का डोकलाम विवाद देखेंगे और अभी का विवाद क्या है वो हम लोग थोड़ा बहुत। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भारत चीन संबंधों के विभिन्न नए आयाम, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा पंचशील समझौता। यह जो है जाओ एनलाई और नेहरू जी के बीच में हुआ था और यह तिब्बत क्षेत्र के मध्य व्यापार तथा अन्य संबंधों के विषय में 8 वर्षीय समझौता था, जो कि 29 अप्रैल 1954 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और इससे पहले थोड़ा सा हम लोग तिब्बत समस्या भी देख लेते हैं कि तिब्बत समस्या क्या थी। एक्चुअली क्या था कि तिब्बत जो था उसके दक्षिण में भारत, नेपाल और म्यांमार की सीमाएं थीं और उत्तर में जो है वो सिंकियांग क्षेत्र चीन का सीमा उससे लगता था। तिब्बत जो है वो बौद्ध संप्रदाय पर आधारित उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी। दलाई लामा उसके राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे और वहाँ पर सामंतवादी समाज की व्यवस्था थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि
1950 के आसपास जो है चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, साम्यवादी सरकार आई। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि भैया हम लोग तिब्बत को जो है वो स्वतंत्र कराएंगे और जो है हम लोग बातचीत से सारा मामला हल करेंगे। अब भारत इस पर बड़ा खुश हुआ, नेहरू जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई बातचीत से बात हल होने वाला है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन फिर जो है यह मामला जनवरी 1950 का था और जैसे ही साल का अंत हुआ, अक्टूबर 2050 आते आते जो है भारत को यह खबर मिलनी शुरू हो गई कि चीन जो है वो तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, वहाँ पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, तो भाई नेहरू जी बड़े दुखी हो गए, उन्होंने थोड़ा बहुत विरोध भी दर्ज कराया कि भाई आपने तो कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे और जो है आक्रमण कर दिया, मतलब कि हिंसक तरीके पर उतारू हो गए। लेकिन फिर जो है चीन ने भारत पर ही उल्टा आरोप लगा दिया कि आप जो है वो साम्राज्यवादी सरकारों की नीति में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेहरू जी को ये आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, हमको कोई मतलब नहीं है तिब्बत से और हम जो है आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम मानते हैं कि तिब्बत जो है वो आपका अभिन्न अंग है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो चीन और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें वैसा ही समझौता जैसा कि अंग्रेज़ जो है हमारे भारतीय रियासतों के साथ करते थे कि भाई आपका जो विदेशी मामला है उस पर हमारा नियंत्रण होगा, आपका जो रक्षा है वो हम करेंगे। तिब्बत की सुरक्षा के लिए चीन की सेनाएं में जो है वो तिब्बत में तैनात की जाएंगी, तिब्बत की सेनाओं का पुनर्गठन किया जाएगा जिसका आगे चलकर चीन की सेना में विलय हो जाएगा। ल्हासा वापस आने पर दलाई लामा को पूरा सम्मान हम लोग देंगे। तिब्बत की में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तिब्बत के विकास में चीन का पूर्ण सहयोग होगा और चीन का एक प्रशासनिक तथा सैनिक मिशन तिब्बत में नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है समझौता हुआ था जो कि चीन के शर्तों के हिसाब से हुआ था। ठीक है, अब भारत ने तो मान लिया था कि भैया तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न अंग है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसी विषय में जो है अब इसी बीच जो है उत्तर कोरिया ने जो है वो दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया था और इसके विरुद्ध जो है पूरे विश्व में चर्चा हो रही थी। यूएन में भी एक प्रस्ताव आया था जिस पर भारत ने जो है वो आपका उत्तर कोरिया के खिलाफ जो है प्रस्ताव को पर साइन किया था। और उसके अलावा जो है अमेरिका ने जब अपनी सेना भेजी थी उत्तर कोरिया में युद्ध के लिए, तो उस समय भी जो है भारत ने अमेरिका की भी आलोचना की थी। तो इस प्रकार से चल रहा था मामला। धीरे धीरे जो है उत्तर कोरिया की घटना के बाद जो है धीरे धीरे चीन और भारत के बीच में जो है वार्ता की संभावनाएं खुली और उसी क्रम में जो है पंचशील समझौता जो है 8 वर्षों के लिए किया गया, जिसमें व्यापार भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार, चीन और तिब्बत के बीच में व्यापार और भारत और चीन के बीच में जो है व्यापार से संबंधित ये समझौता था। और ऐसा था कि मतलब इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे जिनको पंचशील कहा जाता है, जिसका पहला सिद्धांत ये था कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा था अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता और आपसी हित का ध्यान रखना और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो ये है पंचशील के 5 सिद्धांत। ठीक है, और इसी में आगे देखें तो 2014 में जो है 60वां वर्षगांठ समारोह इसका मनाया गया था। कहाँ पर? बीजिंग चाइना में ये जो समारोह था वो मनाया गया था और उसमें जो है हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी गए थे और उन्होंने पंचशील की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और मतलब पीठ पर जो छुरा हो पा गया उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पूरा जो है मतलब चीन की प्रशंसा की, पंचशील की प्रशंसा की। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका उसी को 2014 को जो है मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये है आपका पंचशील से जुड़ा हुआ मुद्दा। ठीक है, मेनली इसके सिद्धांत याद रखना जरूरी है और कब हुआ था ये याद रखना जरूरी है, 1954 में हुआ था। ठीक, उसके बाद आते हैं तो हम लोग देखते हैं भारत चीन रक्षा संबंधों के बारे में। तो 1993 और 1996 के समझौते के आधार पर जो है हमारे LAC पर जो भी शांति व्यवस्था है उसको कायम करने की बात
की गई है, ठीक है। और जो भी सैन्य व्यवस्था होगी वो इसी हिसाब से होगी, 1993 और 1996 के समझौते के हिसाब से होगी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ये किया गया था 1993 और 1996 के समझौते में कि भैया सेना जो है वो LAC के आसपास कुछ एरिया निर्धारित किया गया था जिसमें कि सेना जो है वो शस्त्र का उपयोग नहीं करेगी, और उसके अलावा जो है कोई भी जो सैनिक अभ्यास अगर भारत या फिर चीन करता है तो उसमें जो है मतलब कोई भी इस प्रकार का ध्यान रखा जाएगा कि एक दूसरे की सीमा में कोई भी प्रक्षेपास्त्र या गोला या फिर कोई भी किसी प्रकार का हथियार जो है वो जाने ना पाए, ठीक है। इसके अलावा ऐसा किया गया था कि भैया LAC के ऊपर में कोई भी प्लेन उड़ान भरता है तो उसकी सूचना भी जो है एक दूसरे देश को दे दी जाएगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग वगैरह से संबंधित भी था कि पेट्रोलिंग जो है वो दोनों कर सकती है, लेकिन एक सीमित दायरे में कर सकती है, ठीक है। एक सीमा तय की गई थी कि इस सीमा के बाहर जो है ना भारत आगे बढ़ेगा ना चाइना आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1993 में एक समझौता हुआ था PV नरसिम्हा राव के समय में, और उसी को 1996 में और आगे बढ़ाया गया था। और इसके बाद भी जो है 2005 और आगे जो है 2-3 और समझौते हुए थे जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं तो अप्रैल 2005 में वेन जियाबाओ की भारत यात्रा हुई थी, और उस समय जो है विश्वास बहाली का प्रयास किया गया था। और इस क्रम में जो है दोनों सेनाओं के बीच जो है कुछ खेल कूद की प्रतियोगिता हुई थी, कुछ अभ्यास हुए थे, ठीक है। और मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों सेनाओं के बीच में बनाने की बातें की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो नवंबर 2013 में दोनों देशों के 9 सेनाओं के बीच खोज और राहत बचाव अभ्यास किया गया था। फिर 2006 में जो है वो प्रणब मुखर्जी के समय में निर्णय लिया गया था कि भैया रक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसी क्रम में प्रथम जो रक्षा संवाद हुआ था वो बीजिंग में 2007 में हुआ था, और द्वितीय जो रक्षा संवाद हुआ था वो भारत में 2008 में हुआ था। और इसी क्रम में जो है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास की भी शुरुआत हुई थी, जो 2007 में सबसे पहला हुआ था कुनमिंग में, और उसके बाद 2008 में बेलगाम भारत में यह अभ्यास हुआ था हैंड इन हैंड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2016 में जो है वो नौसेना फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के फ्लीट रिव्यू में चीन ने भी भाग लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारत चीन रक्षा संबंधों के बारे में प्रमुख बिंदु। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जो भी प्रमुख मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। नेक्स्ट आते हैं भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों के बारे में। तो मई 1988 में सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। मतलब कि भारत और चीन जो है वो एक दूसरे के संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे, और उसी क्रम में जो है 2010 में आगे देखते हैं तो प्रदर्शनी, कलाकारों, लेखकों, पुरातत्वविदों का आदान प्रदान किया गया, और इसके अलावा सांस्कृतिक पर्व मनाए गए, फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। और इससे संबंधित जो है वो समझौते किए गए। 2013 में हम लोग देखते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में सहयोग का निर्णय भारत और चीन ने किया था। फिर 2014 में अगर देखते हैं तो सांस्कृतिक संपर्कों पर एक शब्दकोश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ह्वेनसांग से लेकर के और लगभग 2000 वर्षों के इतिहास का जिक्र उस शब्दकोश में किया गया है। नेक्स्ट है आपका तो सिस्टर सिटीज़ की स्थापना की चर्चा हुई थी, ठीक है। और उस क्रम में जो है कर्नाटक सिंचाऊ, आपका औरंगाबाद, डुंगहांग, चेन्नई चांगकिंग और हैदराबाद किंग डाउ इत्यादि के बीच में जो है सिस्टर सिटी का संबंध स्थापित करने की बातें की गई थी। मतलब जिन शहरों की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं भारत और चीन की, उन संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का जो है ये योजना था, जिसको हम लोग सिस्टर सिटी योजना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फुदान विश्वविद्यालय जो कि संघाई चाइना में है, वहाँ पर गांधीवादी और भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका दोनों देशों ने बहुत हद तक स्वागत किया था। तो इस प्रकार से हम लोग सांस्कृतिक संबंध भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो चीन में जो है भारतीय समुदाय कितना है। तो चीन की मुख्य भूमि पर जो है भारतीय समुदायों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। अब तो खैर कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोग वापस आ गए हैं लगभग,
लेकिन जब कोरोना वायरस नहीं था तो उस समय 50,000 के आसपास जो है ये संख्या हुआ करती थी, जिसमें 10,000 के आसपास छात्र थे जो कि चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ा करते थे। अधिकतर छात्र जो है वो मेडिकल के थे और चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन किया करते थे। इसके अलावा अमेरिकी और भारतीय तथा अन्य कंपनियों में जो MNCs कहलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनमें भी काम करने वाले बहुत सारे लोग जो है वो चाइना में रहते हैं और उन्होंने जो है अपना अपना समुदाय का गठन किया है, मतलब कि अपना अपना संगठन बनाया है, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं भारतीय समुदाय बीजिंग, संघाई भारतीय संघ और शाओजिंग भारतीय व्यवसायी संघ, और इस प्रकार से अन्य भी संघ बनाए गए हैं जिनसे जब मोदी जी गए थे तो मिले भी। अगर आगे देखते हैं हम लोग, अगर आर्थिक संबंधों की बात की जाए तो 21वीं सदी के प्रारंभ से लेकर अब तक भारत चीन व्यापार जो है वो $3 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन हो चुका है, यानी कि लगभग 32 गुना हो चुका है हमारा व्यापार दोनों देशों के मध्य। और 2019 में जो चीनी व्यापार था भारत में, दोनों देशों के मध्य जो व्यापार था वो 92.68 बिलियन डॉलर हो चुका था। भारत के औद्योगिक पार्कों, ई-कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से ज़्यादा चीन की कंपनियां जो है वो लगी हुई हैं और लगातार मुनाफा कमा रही हैं। उसी तरीके से भारतीय कंपनियां भी जो हैं वो चीन में लगभग अपना प्रेजेंस बनाई हुई हैं और लगभग जो 3/4 कंपनियां हैं वो वहां पर भारी मुनाफा लगातार कमा रही हैं। ठीक, इस प्रकार इसके बाद देखते हैं हम लोग कि दोनों जो देश हैं उनकी जनसंख्या अगर देखें तो 2.7 बिलियन से भी ज़्यादा है, और दोनों देशों को मिला दिया जाए तो विश्व का जो 20% GDP है वो भी भारत और चीन की है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच जो है क्या है कि एक दूसरे के बाज़ार को उपयोग करने की बहुत भारी क्षमता है, और अगर इन दोनों का व्यापार सही ढंग से चलता है तो पूरे विश्व में इनका राज हो सकता है। तो व्यापार की अपार संभावना है, लेकिन शर्त यही है कि भैया शांति होगी तभी तो समृद्धि होगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं। भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 प्रौद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किए हैं जो कि IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और वहाँ से जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में जो है काम किया जाता है। नेक्स्ट कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि छूट गया था इतिहास के बताने के क्रम में। तो 1992 में R वेंकटरमन जो थे वो मतलब भारत की आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। तो भारत के आज़ादी के बाद, स्वाधीनता के बाद सबसे पहली बार चीन के जाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? R वेंकटरमन थे, और वो कब गए थे? 1992 में गए थे। नेक्स्ट 2011 की बात कर लें तो 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष के रूप में मनाया गया था, और 2012 को फिर जो है चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये भी दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो 2015 में चीन ने आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोल दिया था, और भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया था। कब? 2015 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो 2 बार जो है वो मोदी जी के आने के बाद अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ है, तो उसका भी जो है वर्ष याद रखना जरूरी है, और कहाँ हुआ था याद रखना जरूरी है। 2018 में आपका वुहान में हुआ था, और 2019 में फिर जो है भारत में चेन्नई में हुआ था। और 2020 की बात कर लें तो भारत चीन के बीच में जो राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी 1950 में, उसकी इस साल जो है 70वीं वर्षगांठ है। तो यह भी जो है इम्पोर्टेंट साल। ठीक, तो यह भी याद रखने की बात है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत और चीन के बीच जो है विवाद के कुछ बिंदुओं के बारे में। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले है आपका तिब्बत। ठीक, तो तिब्बत की समस्या के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके थे। जहाँ तक चीन और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। 1959 में क्या हुआ कि चीन के विरुद्ध तिब्बत के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो विद्रोह करना शुरू कर दिया था, कोई बात नहीं थी, भारत को उससे कोई आपत्ति नहीं थी, और भारत जो है चीन के अपने निजी मामलों में दखल भी नहीं देना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से चीन ने उस विरोध को दबाया,
जिस प्रकार से उस विरोध का दमन किया वो भारत के लिए चिंता का विषय था और भारत में जो है जन आक्रोश उबल पड़ा था। ठीक है, और इसके विरुद्ध भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और उसी समय जो है इतना चीन ने वो प्रताड़ित किया था कि दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा उस समय थे, वो अपने शरणार्थियों के साथ गुप्त मार्ग से भाग करके और फिर भारत आ गए। और भारत ने उन्हें इस शर्त पर यहाँ पर शरण प्रदान किया कि भैया आप जो है भारत की भूमि से चीन के खिलाफ जो है विद्रोह की शुरुआत नहीं करोगे या फिर विद्रोह का आगाज़ नहीं करोगे। तो उन्होंने बात शर्त मान ली और फिर जो है दलाई लामा तब से हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहने लगे। ठीक, तो इस प्रकार से तिब्बत से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें भी दलाई लामा को भारत ने शरण दिया, तो इसके खिलाफ भी जो है चीन जो है वो बिलबिलाया हुआ रहता है, उसके पेट में दर्द होता रहता है बार बार और वो बार बार ये चीज़ उठाता रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्किम मुद्दा। तो सिक्किम के बारे में क्या हुआ था कि 1974-75 तक जो था सिक्किम आज़ाद था, स्वतंत्र था और उस समय वहाँ जो है चोयाल शासकों का शासन चल रहा था जिनके विरुद्ध सिक्किम की जनता ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। और फिर सिक्किम जो है वो भारत के पास भागता भागता हुआ आया। सिक्किम जो है भारत से मदद की गुहार किया कि भैया हमें बचा लो और हमें जो है अपने में विलय करके और हमें राज्य का दर्जा दे दो। तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1975 में जो है इसका विलय कराया और उसके बाद जो है आपका राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को और चीन का जो है विरोध शुरू हो गया इसके ऊपर। और चीन ने कभी भी भारत को सिक्किम को भारत का अंग नहीं माना। 2005 या 6 में जाकर के उसने आधिकारिक तौर पर माना कि हाँ भाई सिक्किम जो है वो भारत का अंग है और राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्किम का मुद्दा था, उस पर भी जो है चीन को आपत्ति होती रहती थी लगातार। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है। तो विदेशी बंदरगाहों, हवाई अड्डों तक पहुंच बनाकर विशिष्ट राजनयिक संबंधों का विकास करके और दक्षिण चीन सागर से लेकर के मलक्का स्ट्रेट यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य जो कि हिंद महासागर है वहां से होते हुए म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, पाकिस्तान इत्यादि को शामिल करते हुए अरब की खाड़ी तक सैन्य एवं राजनीतिक प्रभुत्व की चीन की योजना है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। और इसकी ये जो चीन की रणनीति है, इसकी मूल जो मान्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि क्षेत्र में विभिन्न देशों की सहमति से आर्थिक एवं सैन्य शक्ति केंद्रों की श्रृंखला कायम करना। नेक्स्ट है विभिन्न जरूरतमंद देशों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने के लिए उक्त अनुकूलता कूटनीति व आर्थिक पैकेजों के संयोजन द्वारा सुरक्षित करने का प्रयास करना। आसपास के सभी हवाई अड्डों व बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बढ़ाना व उन्हें आर्थिक एवं सैन्य दोनों स्तरों पर भविष्य के कार्यकलापों के लिए आधार भूमि के रूप में देखना। चौथा है चीन व संबंधित देश दोनों के हित वाले सभी राजनीतिक क्षेत्रों में आधिकारिक निवेश करेंगे। और इस संदर्भ में दक्षिण चीन सागर के हैनान द्वीप, मलक्का जलडमरू मध्य, बांग्लादेश में चिटगांव, म्यांमार में जादेतकी, थाईलैंड में लेम चाबांग व कंबोडिया में सिहानो कबीले में बंदरगाहों के विकास में निवेश किया है। और यह हिंद महासागर, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, अरब सागर, फारस की खाड़ी आदि द्वीपों तक विस्तृत है। और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत जो है म्यांमार में जो है चाइना ने सितवे बंदरगाह का विकास किया है, कोको द्वीप पर कब्जा जमाया है और क्याफकू जो है वो बंदरगाह है जहाँ पर चीन ने अपना माल उतारना शुरू कर दिया है। ये है सब म्यांमार में। नेक्स्ट देख लेते हैं तो बांग्लादेश में जो है चिटगांव में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है चीन ने और वहीं पर जो है कंटेनर लादने वगैरह का जो है काम भी चीन करना चालू कर चुका है। कंटेनर सुविधा जो है शिपिंग के लिए वहाँ पर विकसित करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो है नेपाल की बात करें तो नेपाल को जो है अब चाइना अपना वफादार कुत्ता बना चुका है एक तरह से और उसको बफर जोन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पहले क्या था कि तिब्बत को चाइना जो है वो भारत और चीन के बीच में बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करता था, लेकिन तिब्बत का मामला अब रहा नहीं, तो अब नेपाल को नया उसने बनाया है। और ये जो है
नीति थी माओ से तुंग की कि तिब्बत पर तो अधिकार हो गया भैया, अब जो है उसने 5 क्षेत्रों को चुना था जिसको कि भारत के खिलाफ जो है बफर जोन बनाना था, और इसको जो है 5 उंगलियों की रणनीति कहा जाता है, 5 फिंगर्स स्ट्रेटजी। और उन 5 फिंगर्स में कौन कौन थे, तो लद्दाख था, नेपाल था, सिक्किम था, भूटान था और अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, और देखिए कि हर जो क्षेत्र है, लद्दाख है, वहाँ पर भी चीन जो है वो जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, और अभी जो है गलवान घाटी लद्दाख में ही जो है सारा मामला हुआ है, जो भी विवाद हुआ है। नेक्स्ट आप देख लीजिए तो नेपाल को भी बफर जोन बना करके आज के डेट में वफादार कुत्ता बना चुका है, और वह नेपाल जो है भारत का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, काला पानी और 2-3 और क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करके और उस नक्शे को पास कर चुका है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका सिक्किम। तो सिक्किम क्षेत्र में भी आप देख ही सकते हैं कि जो आपका ट्राई जंक्शन जो है वहाँ पर आपका डोकलाम वगैरह में बड़ा चीन जो है नाटक कर रहा है। उसके बाद आप भूटान का देख लीजिए तो वही ट्राई जंक्शन जो है वो भूटान, भारत और चीन की ही तो सीमा है, तो भूटान में भी जो है वो भारतीय सेना जो है रखवाली करती है उस ट्राई जंक्शन की, और वहाँ पर भी वो जो है चीन लगातार अपना कंस्ट्रक्शन करता रहता है और वहाँ पर नाटक करता रहता है, मतलब कि सीमा पार करता रहता है, उल्लंघन करता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देख लें तो अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो विभिन्न इलाकों में जो है सीमा पार घुसपैठ कर करके और उसके बाद जो है भारत के साथ पंगे लेता रहता है। तो ये 5 जो फिंगर्स हैं उन सभी स्थानों पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद होता रहता है। नेक्स्ट अगर देखें श्रीलंका, तो चीन द्वारा दक्षिण श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है, और वहाँ पर जो है वायुयान ईंधन भंडारण सुविधा और द्रवित प्राकृतिक गैस शोधनशाला, मतलब कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है लेबोरेटरी बनाने का योजना है, और वह उस पर काम भी चल रहा है। मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स को देखो तो मालदीव द्वीप समूह के बड़े द्वीपों में से एक मराव में चीन ने अपना एक बेस स्थापित किया है। ठीक है, और पाकिस्तान ने यह समझौता कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान तो उसका पहला सबसे बेहतरीन वफादार कुत्ता है, तो वहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC जो है वो बना रहा है, जो कि POK से होकर के जा रहा है, और हमारी सोवरेनिटी पर वो जो है चीन का गहरा आघात है, तो और भारत जो है उसका विरोध कर रहा है। और CPEC क्या है, तो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के अंतर्गत आता है, और यही जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति भी जो है वो यही है उसकी, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अब थाईलैंड और कंबोडिया को देख ले तो $20 अरब की लागत से वो जो है थाईलैंड में मलक्का जलडमरू मध्य को पास करने के लिए, मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए वो जो है नहर का निर्माण कर रहा है $20 अरब की सहायता से। ठीक है, ताकि मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास कर सके और वहाँ से जो है उसका व्यापार आसानी से होता रहे उस मार्ग से। ठीक है, और चीन ने जो है रियाम में भी बंदरगाह सुविधाओं के पुनरुद्धार के लिए वित्त उपलब्ध कराया है, और कंबोडिया में सिहानोक विले बंदरगाह का विकास भी चाइना ने किया है। तो ये है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कि भारत को 3 तरफ से जो है वो घेर लेना है। किस प्रकार से, तो समुद्री जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों पर अलग अलग बंदरगाह विकसित करके वहाँ पर अपनी सेना का जमावड़ा करके, अपना बेस कैंप बना करके, और उसके जो बंदरगाह गुजरने वाले हैं उसके लिए ईंधन वगैरह की व्यवस्था करके, कंटेनर यार्ड वगैरह बना करके, इस प्रकार से जो है अपना व्यापार वो पूरे यूरोप तक फैलाना चाहता है। ठीक है, जैसे चाइना को आप देख रहे हैं उधर से जो है हिंद महासागर होते हुए वो आएगा नीचे से, और उसके बाद फिर जो है अरब सागर होते हुए जाएगा, और बाद में भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप तक जो है वो अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता है, मध्य एशिया होते हुए। ठीक है, तो यही उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है, और उसी में है आपका सिल्क रूट परियोजना। पहले जो है सिल्क रूट परियोजना जो हुआ करती थी वो आपको अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ा करती थी, जो कि मध्यकाल में हुआ करता था। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो उत्तरी मार्ग था, जो कि चाइना से होकर के गुजरता था, और उसका एक रूट जो है, एक जो भाग है उसका, वो भारत में भी मिलता था। ठीक है, तो उस समय उसको रेशम मार्ग कहा जाता था, जो कि
स्थल मार्ग था, ठीक है। लेकिन अब जो चीन जो है वो अपना जो सिल्क रूट परियोजना लाया है, उसमें जो है स्थल रूट का भी निर्माण कर रहा है, और उसके अलावा सबसे बड़ा है उसका समुद्री सिल्क रूट, ठीक है, समुद्री सिल्क रूट। और ये दोनों जो है, जो स्थल रूट है और जो समुद्री सिल्क रूट है, दोनों को मिलाने के लिए ही है उसका OROB, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, ठीक है, दोनों को मिलाने के लिए। और इस सब के माध्यम से जो है वो पूरा तरह से भारत को घेरना चाहता है। तो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बंदरगाह बनाना, म्यांमार और पाकिस्तान के जरिए चीन तक ऊर्जा और परिवहन गलियारा बनाना, ईंधन स्टेशन और सामुद्रिक नियंत्रण वाले आउटपोस्ट बनाना जो है, इसका उद्देश्य है चीन की सिल्क रूट परियोजना का, ठीक है। और इसके जरिए जो है वो विभिन्न जो पुल हैं उनका विकास कर रहा है, विभिन्न जो समुद्री मार्ग हैं उनको खोल रहा है, उनको बाईपास करने की योजना बना रहा है अलग अलग देशों में, ठीक है। और उसमें जो है बहुत सारे देशों को उसने शामिल कर लिया है, और उसकी योजना है जैसे आपका जो दक्षिण चीन सागर है या फिर हिंद महासागर जो है, उसमें अकूत संपत्ति, प्राकृतिक संपदा अकूत मात्रा में है, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में। और जो इसकी परियोजना है उसके तहत जो है विश्व के 55% समुद्री प्राकृतिक संसाधन पर चाइना जो है अपना नियंत्रण करना चाहता है, ठीक है। और विश्व का जो 75% भाग है, ठीक है, जो आपका जल मार्ग का भाग है, उस पर भी जो है वो अपना अधिकार करना चाहता है। कहने का मतलब है उन सभी क्षेत्रों में वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। और ऊपर से तो दिखाता है कि भाई जिस क्षेत्र में हम लोग जो है वो अपना परियोजना स्थापित करेंगे, वो क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाएगा, वो देश जो है विकसित हो जाएगा। लेकिन उसकी योजना यही है कि जो देश छोटे छोटे हैं उन सब को, जैसे भारत के पड़ोस में जो छोटे छोटे देश हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन सब को जो है वो कर्ज देता है, ठीक है। और फिर कर्ज वो चुका नहीं पाते तो फिर वहाँ पर जो है उनसे प्रोजेक्ट ले लेता है, और फिर जो है अपना बंदरगाह और बाकी सब विकसित करता है, सड़क मार्ग बनाता है और भी बहुत सारे मार्ग बनाता है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बैठाता है, बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट बैठाता है, ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट बैठाता है, अपने सेना के बेस कैंप स्थापित करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो भारत के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है, और अपना जो है एशिया का सुपर पावर बनना चाहता है, और उसके अलावा जो है अमेरिका इत्यादि के जो विकसित देश हैं उनके भी प्रभुत्व को चुनौती देने की इच्छा रखता है। तो यही है इसका जो है OBR है, BNI है, मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि POK से गुजरता है, और भारत को इस पर आपत्ति है। अन्य मुद्दे अगर देख लें जो कि विवाद से जुड़े हुए हैं, तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मतलब कि NSG जो है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसमें भी जो है भारत की जो सदस्यता होती है उसका हर बार जो है यही विरोध करता है, ठीक है, यही इसका विरोध करता है अपना वीटो का पावर यूज करके, और उसके बाद UN में दिक्कत करता है हमेशा। उसके अलावा अगर देखें अब ये है क्या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, तो यह जो है आपको मैं करंट अफेयर्स में बहुत बार बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सबको डील करने लगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के बारे में, NSG के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें तो UN सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग जब भी उठती है तब भी जो है चीन ही सबसे पहले जो है आकर के वीटो लगा देता है। बाकी किसी देश को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन चीन जो है वो वीटो जरूर लगा देता है और भारत को अस्थायी सदस्य बनने नहीं देता है। मसूद अजहर का मामला भी हम लोग जानते ही हैं। मसूद अजहर को बहुत दिनों तक जो है चीन ने अपने वीटो से रोक रखा था, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने में, ठीक है। दलाई लामा ने जब अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तब भी जो है चीन जो है वो अपना आपत्ति दर्ज करवाया था, ठीक है। और ये अप्रैल 2017 की घटना है जब 14वें दलाई लामा जो है अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो डोकलाम मुद्दा आता है और आपका जो वर्तमान का मुद्दा है आपका वो आता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप के जरिए भी देख लेंगे और मैं थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ, तो आइए अब देखते हैं हम लोग भारत के मैप पर। भारत का नक्शा मैंने बनाया है, उस पर हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन की सीमा जो है वो कितनी, कहाँ से कहाँ तक है और क्या क्या है। तो भारत और चीन के बीच में जो है कुल सीमा की लंबाई जो है वो है आपका 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर के लगभग 3500 या फिर 4000 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा जो अपना बॉर्डर है चाइना के साथ वो माना जाता है। और पूरा जो बॉर्डर है उसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है आपका पश्चिमी सेक्टर, ठीक है, और इसी क्षेत्र में आपका ये जो क्षेत्र है वो है आपका अक्साई चीन का क्षेत्र। ठीक है, अक्साई चीन का क्षेत्र है। और ये जो आपका दिख रहा है ये है LAC, ये वाला जो लाइन है ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहते हैं अक्साई चीन, जो कि चीन के नियंत्रण में है। और यही अक्साई चीन वाला जो एरिया है पूरा लद्दाख का, और अक्साई चीन का जो एरिया है, लद्दाख का एरिया नहीं, जो आपका कह सकते हैं अक्साई चीन वाला जो एरिया है वहाँ से जो बॉर्डर लगता है वो आपका पश्चिमी सेक्टर है। हम लोग जो है वो इस लाइन को मानते हैं कि यहाँ तक जो है हमारा पूरा का पूरा ज़मीन है, लेकिन यहाँ LAC तक, यहाँ तक जो है वो चीन का कब्जा है, जो कि 1962 से है। ठीक, और ये जो पश्चिमी सेक्टर है इसकी सीमा की लंबाई जो है वो 1570 किलोमीटर है, 1570 किलोमीटर्स। उसके बाद आते हैं तो सेंट्रल सेक्टर है, जो जिसको केंद्रीय सेक्टर भी कहते हैं, और इसमें आपका हिमाचल प्रदेश है और आपका जो है उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश और UK मतलब उत्तराखंड है। ठीक है, और इस रीजन में जो है आपका जो वो चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो मैं बताता हूँ कि किस किस क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो अगर पश्चिमी सेक्टर की बात करें तो लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें आपका डेमचोक नाम का स्थान है, फिर ट्रिग हाइट्स है, ठीक है, फिर डुमचेले है, पैंगोंग सोल लेक है जहाँ पर अभी विवाद हुआ है, उसके अलावा चुमार है, और स्पेंगर गैप है, ठीक है, जहाँ पर विवाद होता रहता है। किस रीजन में? इस रीजन में, मतलब कि लद्दाख वाले रीजन में, LAC के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका किस क्षेत्र में विवाद होता है तो वो है आपका कौरिक नाम का क्षेत्र है, और सिपकिला दर्रा जो है उस क्षेत्र में विवाद होता है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है आपका रीजन जो है वो है आपका बाराहोती, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, बाराहोती। और आपका एक और रीजन है जो कि पुलान सुंडा। इन दोनों रीजन में आपका उत्तराखंड में झंझट और विवाद होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएं तो हमारा जो और ये जो केंद्रीय सेक्टर है वो 545 किलोमीटर लंबा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश UK मतलब कि उत्तराखंड का एरिया। अब इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, ये जो है वो नेपाल है। ठीक है, ये क्षेत्र पूरा जो है वो नेपाल है, तो यहाँ पर हमारी सीमा हो नहीं सकती, यहाँ पर नेपाल और तिब्बत की सीमा है। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है वो आपका भूटान है। ठीक, और यहाँ पर जो है ये जो आपका निकला हुआ दिख रहा है ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर है हमारा सिक्किम, ये है आपका भूटान। ठीक है, और ये आपका चीन का एरिया हुआ। ठीक है, यहीं पर आपका ये चुम्बी घाटी है, ये जो आपको दिख रहा है घाटी टाइप का, ये आपका चुम्बी घाटी है, और यहीं पर जो है डोकलाम है जहाँ पर 2017 में विवाद हुआ था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं जो पूर्वी सेक्टर है वो हमारा जो है वो सिक्किम से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जो है उस पूरे सेक्टर से जो सीमा लगी हुई है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी सेक्टर, और ये जो है 1325 किलोमीटर की सीमा है। और इधर जो है मैकमोहन रेखा, ये जो रेखा आपको दिख रही है ये पूरी मैकमोहन रेखा है, जिसको लेकर के विवाद होता रहता है। ठीक है,
हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में जो है वो मैकमोहन का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था? शिमला समझौता के तहत जो है 1914 में किया गया था। और फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय हेनरी मैकमोहन, ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में जो है ये समझौता किया गया था, ओके। लेकिन अब जो है तिब्बत तो चाइना के कब्जा में है, तो भारत और चाइना के बीच में ये जो मैकमोहन रेखा है वो है। भारत इस रेखा को मानता है, लेकिन चीन जो है वो साम्राज्यवाद की उपज कह करके इस रेखा को नकारता आ रहा है। और यहाँ पर जो है, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 12,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वर्ग मील का जो क्षेत्र है, उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो है लगभग 38,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर वो अपना अधिकार जता चुका है, ठीक है। और यहाँ पर LAC जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। ये जो LAC है वो डिफाइंड नहीं है। दरअसल चीन ने क्या किया था उस समय 1962 के युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। तो वो अपने हिसाब से मानता है कि भैया हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इस क्षेत्र तक है। और भारत जो है अपने हिसाब से मानता है कि हमारा LAC जो है वो इस तरीके से है। LAC जो है ये वर्चुअल एक तरह की रेखा है, कोई रेखा खींची नहीं गई है, एक वर्चुअल रेखा है जिस पर जो है दोनों देशों की सेना के बीच में टकराव होता रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि भारत और चीन के बीच में जो है वो क्या क्या रेखाएं हैं और किस प्रकार से भारत और चीन की सीमा आपस में मिलती है, ठीक है। और किस प्रकार से इसको बांटा जाता है 3 सेक्टर में। अब हम लोग चलेंगे आपका 1993 का जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार दोनों देश जो है वो LAC के आसपास के क्षेत्र में 200 किलोमीटर आपका कुछ क्षेत्र है, जहाँ तक कुछ एक सीमित क्षेत्र बताया गया है, जहाँ तक जो है 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि आपका अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान घाटी में, वहाँ पर जो है भारतीय सैनिक जो है वो हथियार लेकर के नहीं गए थे और उधर से भी कोई भी गोली नहीं चली थी। जो भी टकराव हुआ 16 जून को वो किस प्रकार से हुआ, तो हाथापाई हुई, लाठी डंडे रॉड से मारा गया, ठीक है, इस प्रकार से हुआ, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, यही सब हुआ, लेकिन गोली किसी तरह से नहीं चली। उस समय और भी बातें कही गई थी कि अगर कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है, कोई फाइटर प्लेन उड़ान भरता है दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से, तो एक दूसरे को सूचना देना ज़रूरी है कि हाँ भैया हम LAC पर फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई थी कि प्रक्षेपास्त्र का यूज नहीं किया जाएगा कुछ सीमा के अंदर। उसके अलावा बॉर्डर पर जो है पेट्रोलिंग से संबंधित कुछ बातें हुई थी, ठीक है। और मुख्यतः जो है वो कहा गया था कि हम लोग जो है शांति कायम रखेंगे और एक दूसरे की टेरिटरी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एक सीमा तक जो है वो अपना जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन उस सीमा के बाहर जो है LAC के नज़दीक आकर के कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं करेंगे। अगर हमको प्रशिक्षण अभ्यास भी करना होगा, मान लिया भारत को भी प्रशिक्षण अभ्यास करना है, तो ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी गोला, हथगोला या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का बम बारूद जो है या गोली जो है वो LAC के उस पार न जाए, और यही चीन पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार से एक्सटेंसिव एक रक्षा सहयोग की वार्ता जो है और शांति कायम रखने के लिए LAC पर ये वार्ता 1993 में की गई थी, और इसी को जो है 1996 में आगे भी बढ़ाया गया। इसके बाद जो है 3 बार और समझौते हुए, 2005 में भी समझौता हुआ, आगे भी समझौता होता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार LAC पर जो है वो शांति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन चाइना का तो आप जानते ही हैं कि दगा देने की उसकी पुरानी आदत है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में वो जो है हमेशा नाटक करता रहता है, ठीक है। और इसी क्रम में जो है आप देख सकते हैं 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ था, और उस विवाद के बारे में हम लोग अभी जस्ट देखेंगे एक मैप के थ्रू, ठीक है। आपके सामने जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं, आपको बटांगला दिख रहा होगा और आपको जीमो चेन दिख रहा होगा, ठीक है। यही बटांगला और जीमो चेन के बीच में जो है आपका स्थित है क्या,
आपका डोकलाम स्थित है, ठीक है, डोकाला पहाड़ी पर। ओके, और एक ट्राई जंक्शन है जो कि आपका सिक्किम यानी कि भारत, भूटान, ठीक है, और तिब्बत यानी कि चीन की सीमा के बीच में एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है, वो भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। और उसी ट्राई जंक्शन को लेकर के यहाँ पर विवाद है। भारत कहता है कि वो जो है वो बटांगला है, ठीक है, जबकि चीन का कहना है कि वो जो है वो क्या है, जीमोचीन, ठीक है। अब जनरली क्या है कि भारत की जो सेना होती है वो वहाँ पर भूटान के क्षेत्र में भी रखवाली किया करती है, मतलब उस क्षेत्र में भी पेट्रोलिंग अक्सर किया करती थी। चाइना ने क्या किया 2017 में कि धीरे धीरे करके और कंस्ट्रक्शन करता हुआ भूटान के क्षेत्र में जो है एक सड़क का निर्माण करने लगा। अब सड़क का निर्माण करने लगा तो भारतीय सेना वहाँ पहुँच गई और उनको जो है रोका गया भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा इसलिए रोका गया क्योंकि धीरे धीरे करके जो है भारत और भूटान का मानना है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे करके, और आप नीचे में देख रहे होंगे कि जिम फेरी रिज दिया हुआ है, तो वहाँ तक जो है वो चाइना पहुँच जाना चाहता है। क्योंकि जिम फेरी रिज तक अगर वो पहुँच जाता है तो वहाँ से जो चिकन नेक है, चिकन नेक आप देख रहे होंगे एकदम छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत से बाकी शेष भारत को जोड़ता है। तो वो जो चिकन नेक है वहाँ से उसकी दूरी जो है, चाइना की दूरी जो है वो बहुत कम रह जाएगी, और वो जो चिकन नेक है वो आ जाएगा चीन के रेंज में आ जाएगा। कहने का मतलब चीन के फायरिंग रेंज में आ जाएगा, और जब भी इससे जो है बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज चाइना को मिल सकता है। तो इसलिए जो है भारत और भूटान जो है उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहते थे, जमफेरी रिज तक। और यही विवाद था कि चीन के सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सैनिक गए और उनको बोला कि आप पीछे हट जाओ, यहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है मानने को तैयार नहीं हुआ। तो दोनों सेनाएं आपस में डट गई। चीन वाले जो है वहीं पर टेंट बना करके बैठ गए, और भारतीय सैनिक भी जो है उन्हीं के सामने टेंट बना करके बैठ गए और बोले कि भैया निकलो यहाँ से, नहीं निकलोगे तो जब तक तुम नहीं निकलोगे तब तक हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। धीरे धीरे करके जो है आपका डिप्लोमेटिक चैनल से बातें शुरू हुई और उस विवाद को हल किया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका अभी का जो विवाद है उसके बारे में हम लोग आते हैं, देखते हैं, ठीक है। गलवान वैली का फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर झड़प हुई वो भी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं सामने, ठीक है। अब एक्चुअली क्या था कि पहले जो है भारत और चाइना के बीच जो LAC है वहाँ पर केवल चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने क्षेत्र में, ठीक है। LAC के उस पर जो है उत्तर की तरफ चीन जो है अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा था, रोड बना रहा था, बाकी सब चीज़ें बना रहा था। तो भारत की सरकार जो है उस पर ध्यान दे नहीं रही थी, क्योंकि भारत की सरकार का मानना था कि अगर हम भी अपने तरफ LAC में वो बना लेंगे, सड़कें बना लेंगे, तो चीन सीमा पार करके और हमारी ही सड़कों से हमारे ही क्षेत्र में घुस आएगा, ठीक है। तो ये जो है डर का एक तरह का वातावरण था, और नीति थी जो भी थी, अब गलत थी सही थी भगवान जाने। बहुत सारे लोग इसको गलत बताते हैं, बहुत लोग अपने हिसाब से सही बताते हैं। तो ये कांग्रेस और बाकी सरकारों की रणनीतियाँ रही है। लेकिन 2014 से जब से मोदी जी आए और सरकार की नीति बदली, तब से जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम और तेज़ी से करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और यहीं से जो है चीन के पेट में दर्द जो है होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट फिगर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी जो है वो हमारा वायुसेना का बेस है, ठीक है, वायुसेना का बेस है। और यहाँ पर जो है आपका आप श्योक नदी देख रहे होंगे, श्योक नदी जो आप देख रहे हैं, तो श्योक नदी से लेकर के श्योक नदी के किनारे किनारे जो है दौलत बेग ओल्डी तक जो है भारत अपना सड़क का निर्माण कर चुका है, और इसी सड़क के निर्माण से जो है उसको बहुत ही आपत्ति है। एक्चुअली क्या होता है कि भारत अगर ये सड़क निर्माण कर रहा है और वहाँ पर बहुत सारे पुल भी बना रहा है श्योक नदी के ऊपर, तो क्या होगा कि भारत का पेट्रोलिंग जो होगा LAC तक बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और पहले जो कोई तरह का पेट्रोलिंग होता, मतलब बहुत कम
पेट्रोलिंग होता था और नज़र बहुत कम रखी जाती थी चीन के सैनिकों पर, तो उसी का लाभ उठाते हुए वो लोग जो है कंस्ट्रक्शन भी करते थे, धीरे धीरे आगे भी बढ़ते आते थे और कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। ठीक है, और जो हमारी सेना भी हुआ करती थी वो भी जो है उतना इक्विप्ड नहीं थी, उसके पास उतने साधन नहीं थे कि अब डेली जा कर के पैदल, और मतलब सड़क वड़क थी नहीं, तो डेली जा कर के पैदल वहाँ तक पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता था, तो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अब जो है सड़क का निर्माण होना शुरू हो गया, तो भारत के सैनिकों की पेट्रोलिंग बढ़ गई, वहाँ पर जो है रासद वगैरह जो है टाइम पर पहुँचाए जाने लगे, और अभी भी जो है लगभग बहुत ही कम समय में अब जो है वहाँ पर सैनिकों को रासद और बाकी सामान जो है हथियार वगैरह जो है वो पहुँचाए जा सकते हैं। और दौलत बेग ओल्डी में तो हमारा है ही आपका जो वायुसेना का स्टेशन है। ठीक, तो इसी से जो है चाइना के पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, और आप एक यहाँ पर पैंगोंग लेक भी देख रहे हैं। पैंगोंग लेक पर जो है आपके चेक पोस्ट हैं जिनको फिंगर्स कहा जाता है, 8 चेक पोस्ट हैं। उसमें जो है पहला 4 जो चेक पोस्ट है 1 to 4 वो भारत के नियंत्रण में है, जो कि LAC की इधर है, और 4 जो है वो आपका चाइना के नियंत्रण में है, 5 से लेकर के 8 तक। ठीक, अब बात ये हो गई है कि अब धीरे धीरे करके जो बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा था कि भैया डी-एस्केलेट हम लोग कर लेंगे, हम लोग जो है पीछे की तरफ चले जाएंगे और आप लोग भी जो है थोड़ा सा पीछे की ओर आ जाना, भारत को उन्होंने कहा था। अब हुआ क्या कि अधिकारी स्तर पर तो बात हो गई, लेकिन जो चीन की सेना आगे बढ़ आई थी उनको क्या लगा कि हम तो संख्या में ज़्यादा हैं, तो हम अधिकारियों की बात क्यों माने, हम तो भारत वालों को ऐसे ही पटक देंगे। तो वो लोग जो है वहीं पर अड़े रह गए, अधिकारियों की बातें उन्होंने नहीं मानी, और जो मतलब समझौता हुआ था, संधि हुई थी, जो बातें हुई थी, उनको मानने से इनकार कर दिया। तो ये बातें पता चली हमारे तरफ, तो हमारे तरफ से जो मेजर संतोष बाबू हैं वो गए वहाँ पर बोलने कि भैया आप जो है डी-एस्केलेट नहीं कर रहे हो, आप पीछे क्यों नहीं जा रहे हो। तो अब चीन की जो PLA है, जिसको पीपुल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना कहते हैं, तो वो धोखेबाज है, मतलब कायर है, और वो जो है लड़ना नहीं जानती है, पीठ पर वार करना ही जानती है। तो वही उसने किया, पीठ पर चाकू घोंपा और जो है मार करके उनको घायल कर दिया। अब घायल करने की बात जैसे ही भारतीय सैनिकों को पता चली, तो उन्होंने जो है फिर आक्रमण कर दिया, और उसके बाद जो है 20 सैनिक हमारे तो मारे गए, लेकिन उनके जो है 50 से ज़्यादा सैनिकों को मार करके हम लोग वापस आ गए। ठीक है, अब ये जो घटना हुई थी 45 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उस जगह पर या फिर भारत चीन सीमा पर जो है किसी प्रकार की हिंसक झड़प हुई थी। झड़पें तो बहुत पहले होती रही हैं, थोड़े बहुत घायल होते रहे हैं, लेकिन मृत्यु कभी नहीं हुई थी, मौत कभी नहीं हुई थी। ठीक है, 45 सालों में तो पहली बार जो मौत हुई, तो मामला जो है पूरा गरमा गया कि भैया अब क्या किया जाए। तो जैसे जैसे चीन को जो है पहले लगा था कि भाई चीन का तो मॉरल विक्ट्री हो गया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना लाश गिनना शुरू किया और उनको पता चला कि भारतीय सैनिक का शौर्य क्या होता है, तो अब जो है वो गिड़गिड़ाने लगे कि भाई हम लोग जो है आपस में बातचीत करके शांति से निपटारा कर लेते हैं, आओ हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है विदेश मंत्री की भी बातचीत हुई फ़ोन पर, और उसके बाद फिर आपके जो है सैनिक स्तर पर भी, आपके ब्रिगेडियर स्तर पर और कमांडर स्तर पर बातचीत का दौर चला, लगभग बहुत सारी बातें हुई। तो अब कल खबर आई है कि भैया वो लोग डी-एस्केलेट करने को तैयार हो गए हैं, और अब मामला जो है केवल फिंगर्स पर आकर क्या अटक गया है कि फिंगर्स पर क्या होगा, और ऑलमोस्ट जो है मामला सुलझ चुका है। लेकिन चीन पर भरोसा करना जो है वो मूर्खता होगी। तो अभी हम लोगों को देखना है कि भैया चीन क्या करता है। यहाँ पर फिगर में आप लोग जो है फिंगर्स भी देख सकते हैं, जो आपका सैंगोंग लेक है, पैंगोंग लेक, ठीक है, पैंगोंग झील जो है वहाँ पर आप लोग 1 से लेकर के 8 तक का फिंगर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही जो भारत रोड बना रहा है उसी पर विवाद है। और भी जगह आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह तो सुनते ही रहते होंगे, तो बहुत सारा समझाया गया है कि किस प्रकार से चाइना की सेना वहाँ पर जमी हुई है और भारत की सेना भी जो है वहाँ पर जमी हुई है, और क्या स्थिति है वो आपके सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए जो है लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ वाले। तो देखते रहिए और एनालिसिस करते रहिए। मुझे जितना समझाना था मैं अभी तक समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा इतिहास आपको बताया, जितने भी बिंदु हो सकते थे
भारत चीन संबंधों के उन सब बिंदुओं पर मैंने आपसे बात की, ठीक है। इसके बावजूद कि आप लोगों ने पहला जो वीडियो मैंने दिया था उसको उतना प्यार नहीं दिया, फिर भी मैंने सोचा कि चलो शुरुआत किया हूँ तो इसको ख़त्म करूँगा और चीन और भारत के जितने भी रिश्तों के बीच में आयाम है वो सारे आपको समझाऊंगा ज़रूर। तो जितना संभव हुआ मुझसे मैंने कोशिश की। साधन बहुत कम है मेरे पास, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिगर बना करके समझाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उतना मैं कर नहीं सकता था। जितना कर सकता था मैंने कोशिश की है। तो अगर लगे कि हाँ भाई कुछ मेहनत की है बंदे ने, तो आप भी थोड़ी मदद कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को ज़रूर बताना कि इस प्रकार का कोई चैनल है, ठीक। अब एंजॉय करते रहिए, जोश हाई रखिए, ठीक है। सेना का मोरल बूस्ट करते रहिए और जो देशद्रोही तत्व हैं कुछ अपवाद स्वरूप, उनका मतलब करते रहिए अच्छे से, ट्वीट वगैरह करके और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अच्छे से उनको डोज देते रहिए, ठीक है। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे